रायचंद मैंसन के उस शांत लिविंग रूम में सिर्फ बाहर हो रही हल्की बारिश की आवाज़ आ रही थी। अभिराज चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में सच में ब्लैक कॉफ़ी का एक मग था, बिल्कुल कड़क और बिना चीनी की। नैना ने सोफे पर बैठे बैठे वो मग लिया। उसने एक घूंट पिया। कॉफ़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी। उसने मग को टेबल पर रखा और आराम से पीछे की तरफ टिक गई। उसकी नज़रें सीधे अभिराज पर थी। कॉफ़ी ठीक है, नैना ने बहुत ही नॉर्मल आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी शक्ति थी। लेकिन आपको क्या लगता है, एक कप कॉफ़ी और एक सॉरी से वो सब मिट जाएगा जो आपने किया? अभिराज ने हल्की सी मुस्कान छिपाई। वो बस वहाँ खड़ा था और आज वो शहर का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक थका हुआ इंसान लग रहा था, जिसे अपनी गलती का सच में पछतावा था। मैं जानता हूँ कि एक कॉफ़ी से कुछ नहीं बदलेगा, अभिराज ने धीमी और बहुत ही शांत आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें नैना की आंखों से एक पल के लिए भी नहीं हटी। और मैं यह भी नहीं कहूँगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मैंने तुम पर शक किया, बिना तुम्हारी बात सुने फैसला सुना दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी नैना। लेकिन मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम वापस चलो प्लीज़। नैना हल्की सी हैरान हुई। प्लीज़, यह शब्द अभिराज सिंघानिया के मुंह से सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन नैना पिघलने वालों में से नहीं थी। वो अपनी जगह से उठी और अभिराज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। वापस चलूँ? नैना ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। किस लिए? ताकि अगली बार जब आपकी कंपनी का कोई नुकसान हो तो आप फिर से मुझे कटघरे में खड़ा कर दें। सुनिए अभिराज, मैं आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से ट्रीट करें। मेरा अपना एक वजूद है, मेरी अपनी एक इज्जत है। अगर मैं आपके साथ उस घर में रहूँगी तो एक बराबर के हिस्सेदार की तरह रहूँगी, आपकी किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली कठपुतली की तरह नहीं। अभिराज ने बिना पलक झपकाए उसकी बात सुनी। उसे नैना का यह बेबाक और सच्चा रूप ही सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता था। उसे कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी जो उसकी हर बात में हाँ मिलाए। मुझे कठपुतली चाहिए भी नहीं नैना। अभिराज की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को ऑर्डर दिए हैं। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मेरी आंखों में देखकर मुझे मेरी गलतियां बता सके। तुम मेरे बराबर नहीं हो नैना, तुम मुझसे बेहतर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर में मेरे साथ रहो, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी शर्त के, मेरी पत्नी बनकर। वहाँ कुछ पलों के लिए एकदम खामोशी छा गई। नैना उसे परख रही थी। वो देख रही थी कि अभिराज जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और उसे वहाँ कोई दिखावा नहीं मिला, सिर्फ एक इंसान था जो अपने ईगो को साइड में रखकर उसे एक मौका मांग रहा था। नैना ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसका गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन उसका एटीट्यूड वही था। ठीक है, नैना ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, मैं वापस चलूँगी, लेकिन यह मेरा आखिरी मौका है अभिराज। अगर आपने दोबारा अपना वो घमंडी वाला बॉस रूप मुझे दिखाया तो मैं चुपचाप बैग पैक करके निकल जाऊंगी और फिर आप चाहे पूरे शहर के सामने घुटनों पर बैठ जाएं। मैं वापस मुड़कर नहीं देखूंगी, समझ गए? अभिराज के चेहरे पर पहली बार एक असली सुकून भरी हल्की सी मुस्कान आई। उसने कोई भारी भरकम वादा नहीं किया, बस अपना सिर हिलाया। समझ गया, अभिराज ने कहा। अब चले? नैना ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना बैग उठाया। चलिए, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। मुझे आपकी वो बोरिंग साइलेंट ड्राइविंग पसंद नहीं है। अभिराज ने चुपचाप अपनी कार की चाबी नैना के हाथ में रख दी। यह सिर्फ एक चाबी नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि अभिराज सिंघानिया ने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुशी खुशी नैना के हाथों में सौंप दिया था। अगली शाम पेंट हाउस में नैना की वापसी किसी महारानी के लौटने से कम नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शैडो दौड़ता हुआ आया और सीधे नैना के पैरों में लौटने लगा। वो अपनी पूंछ ऐसे हिला रहा था
जैसे नैना ही उसकी असली मालिक हो। अभिराज, जो अपने कोट के बटन खोल रहा था, उसने एक चिढ़ी हुई नज़र शैडो पर डाली। गद्दार, मैं इसे रोज दुनिया का सबसे महंगा खाना खिलाता हूँ और यह तुम्हारे पैरों में लेट रहा है। नैना ने शैडो के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, इसे पता है कि इस घर में असली पावर किसके पास है। क्यों शैडो, सही कहा ना? शैडो ने हल्की सी गुर्राहट के साथ सहमति जताई। अभिराज बस अपना सिर हिलाकर रह गया। तभी विक्रम अभिराज को पिए एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स लेकर अंदर आया। उसने वो बॉक्स सेंटर टेबल पर रखा और बिना नैना की तरफ देखे सम्मान से सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। यह क्या है? नैना ने पूछा। आज रात शहर के सबसे बड़े बिजनेस घराने बजाज ग्रुप की एनिवर्सरी पार्टी है, अभिराज ने अपनी घड़ी उतारते हुए कहा। सारे मीडिया, पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून वहाँ होंगे। हमारी शादी के बाद यह हमारी पहली पब्लिक अपीयरेंस है और मुझे वो लोग वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें उनकी औकात याद दिलाओ। नैना ने बॉक्स खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत डार्क ब्लैक रेड कलर का रेशमी गाउन था। उसका डिजाइन इतना बोल्ड, तीखा और एलिगेंट था कि वो किसी भी इंसान को देखते ही खौफ और आकर्षण दोनों से भर दे। साथ ही हीरे और रूबी का एक बेहद कीमती चोकर सेट था। तैयार हो जाओ। अभिराज ने नैना की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। आज रात शहर को पता चलना चाहिए कि अभिराज सिंघानिया की पत्नी कोई आम लड़की नहीं है। रात 9 बजे द रॉयल पैलेस होटल का बैंक्वेट हॉल शहर की सबसे आलीशान और रहस्यमय रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ पैसे और पावर की महक थी। लेकिन जैसे ही मेन डोर खुला, पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। अभिराज और नैना ने एक साथ एंट्री ली। अभिराज ने एक कस्टम मेड जेट ब्लैक सूट पहना था, जो उसकी डार्क और खूंखार पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी नैना। वो ब्लड रेड गाउन उसके शरीर पर किसी राजसी आग की तरह लग रहा था। उसके बाल एक सलीक हाई पोनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखों का काजल उसके तीखेपन को दुगना कर रहा था। मीडिया के कैमरे पागलों की तरह फ्लैश करने लगे। वो दोनों किसी फेरी टेल के रोमियो जूलियट नहीं लग रहे थे, बल्कि वो किसी अंडरवर्ल्ड डार्क रोमांस के खूंखार पावर कपल लग रहे थे। अभिराज ने अपना एक हाथ नैना की कमर पर रखा। इस बार कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। उसकी पकड़ में एक गहरा अधिकार और पॉजेसिवनेस थी, जैसे वो पूरी दुनिया को बता रहा हो कि यह मेरी है और इसे देखने की हिम्मत भी मत करना। वे दोनों अंदर बढ़े। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ विक्रांत मेहरा सामने आया। यह वही विक्रांत था जिसने आर्यन के साथ मिलकर अभिराज का प्रोजेक्ट हैक करने की कोशिश की थी। हालांकि अभिराज ने उसे लीगल नोटिस भेजकर उसकी कंपनी की आधी कमर तोड़ दी थी, लेकिन विक्रांत का गुरूर अभी भी बाकी था। विक्रांत के साथ तान्या थी। तान्या शहर की एक मशहूर और बेहद घमंडी सोशलाइट थी, जो हमेशा से अभिराज पर डोरे डालती थी और खुद को उसकी होने वाली पत्नी मानती थी। वेल वेल वेल, विक्रांत ने अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास घुमाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अभिराज सिंघानिया, मैंने सुना तुमने फाइनली शादी कर ली, और वो भी एक मिडिल क्लास दिवालिया हो चुके खानदान की लड़की से। अभिराज की आंखें तुरंत खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि नैना ने अपना हाथ अभिराज के सीने पर रख दिया। उसने अभिराज को एक नज़र से रोका, जैसे कह रही हो, यह मेरा शिकार है। नैना ने एक बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक मुस्कान के साथ विक्रांत को देखा। दिवालिया तो वो होता है मिस्टर मेहरा, जिसे अपने राइवल का डेटा चोरी करने के लिए गुंडों का सहारा लेना पड़े। नैना की आवाज़ इतनी साफ और तेज थी कि आसपास के लोग भी सुनने लगे। मेरे पिता की कंपनी आज भी शान से खड़ी है, लेकिन मैंने सुना है आपकी कंपनी के शेयर्स पिछले 3 दिन में इतने गिर गए हैं
कि अब आपको यह शैंपेन भी किस्तों पर पीनी पड़ रही है। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हॉल में खड़े कुछ लोगों की दबी हुई हंसी छूट गई। तान्या, जो नैना की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी, वो विक्रांत के बचाव में आगे आई। उसने नैना के गाउन को ऊपर से नीचे तक बड़ी हिकारत से देखा। तुम्हें पता भी है नैना कि तुमने जो पहना है उसकी कीमत क्या है? तान्या ने अपना वाइन का ग्लास घुमाते हुए कहा। तुम्हारे जैसे लोग तो ऐसी पार्टियों में वेटर का काम करते हैं। सिर्फ अभिराज के पैसों पर सज धज कर आने से कोई हाई क्लास नहीं बन जाता। तुम्हारे अंदर वो क्लास है ही नहीं। नैना ने तान्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरे का डिब्बा हो। क्लास? नैना जोर से हंसी। क्लास कपड़ों से नहीं आती तान्या। क्लास इस बात से आती है कि तुमने दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत है या नहीं। तुम जैसी लड़कियां जो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनकर अमीर आदमियों के पैसों पर पलती है, उन्हें क्लास का मतलब ही नहीं पता। तान्या का ईगो पूरी तरह से कुचला गया। गुस्से में अंधी होकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रेड वाइन जानबूझकर नैना के उस महंगे गाउन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन नैना कोई बेचारी लड़की नहीं थी। उसकी रिफ्लेक्स एक्शन बिजली से भी तेज थी। जैसे ही तान्या का हाथ आगे बढ़ा, नैना ने झटके से तान्या की कलाई पकड़ी और उसी का ग्लास तान्या के ही लाखों के सफ़ेद डिजाइनर गाउन पर पलट दिया। पूरी रेड वाइन तान्या के गाउन पर फैल गई। तान्या जोर से चीखी, ओह माय गॉड, तुमने क्या किया? तुम जंगली औरत! तान्या बदहवास होकर अपने कपड़े देखने लगी। नैना ने तान्या की कलाई को एक झटके से छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, वाइन का तो पता नहीं तान्या, लेकिन यह दाग तुम्हारे इस सस्ते और घमंडी एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा गहरा है। इसे साफ करने में तुम्हारे बाप की आधी दौलत लग जाएगी। विक्रांत मेहरा अब अपना आपा खो चुका था। उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और नैना की तरफ एक उंगली तान कर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विक्रांत का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक भयानक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। अभिराज ने एक सेकेंड से भी कम समय में विक्रांत की उठी हुई उंगली को इतनी जोर से पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ा था कि हड्डी चटकने की आवाज़ सबको साफ सुनाई दी। विक्रांत दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अभिराज ने विक्रांत का कॉलर पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर खींचकर अपनी ठंडी मौत जैसी खौफनाक आवाज़ में फुसफुसाया, मेरी पत्नी पर उंगली उठाने की सज़ा सिर्फ मौत है विक्रांत। अभिराज की आंखों में वो वहशत थी जिसे देखकर हॉल में मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। नैना सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरा गुरूर है। वो इस एम्पायर की रानी है। अगर तूने या इस हॉल में मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं वो आंखें नोच लूँगा और तुम्हारे पूरे खानदान को ज़मीन में जिंदा गाड़ दूँगा। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट था। कोई सांस भी नहीं ले पा रहा था। अभिराज ने विक्रांत को एक झटके से ज़मीन पर फेंक दिया। विक्रांत दर्द से कराह रहा था और तान्या डर के मारे कांपते हुए एक कोने में दुबक गई थी। अभिराज ने अपनी जैकेट सेट की, एक रुमाल से अपना हाथ पोंछा और उसे विक्रांत के मुंह पर फेंक दिया। फिर वो मुड़ा और उसने नैना की तरफ देखा। नैना के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वो अभिराज के इस खूंखार और पजेसिव रूप को देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सी कशिश महसूस कर रही थी। अभिराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नैना ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। पार्टी खत्म हो गई। अभिराज ने पूरे हॉल को एक कातिलाना नज़र से घूरते हुए कहा। वे दोनों उसी राजसी शान और गुरूर के साथ उस हॉल से बाहर निकल गए, पीछे तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़कर जिसे शहर के अमीर लोग सालों तक नहीं भूलने वाले थे। रात 11 बजे कार में वापसी। कार शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर एक अजीब सी भारी और गहरी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में बहुत कुछ बोला जा रहा था। नैना खिड़की के बाहर देख रही थी।
लेकिन उसे शीशे में अभिराज का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अभिराज का जबड़ा अभी भी भींचा हुआ था। उसका गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। जैसे ही कार पेंट हाउस की पार्किंग में रुकी, नैना ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अभिराज ने सेंट्रल लॉक बटन दबा दिया। दरवाजे लॉक हो गए। नैना ने पलटकर अभिराज को देखा। क्या हुआ? दरवाजे क्यों लॉक कर दिए? अभिराज ने अपनी सीट बेल्ट खोली। वो अपनी सीट से थोड़ा खिसक कर नैना के बिल्कुल करीब आ गया। कार के अंदर की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए जैसी लग रही थी। उसने अपना एक मजबूत हाथ नैना की गर्दन के पीछे कार की सीट पर टिका दिया, जिससे नैना पूरी तरह से उसके घेरे में आ गई। अभिराज की सांसों की गर्माहट सीधे नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। तुम मुझे पागल कर दोगी नैना। अभिराज की आवाज़ इतनी धीमी और रफ थी कि नैना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आज रात तुमने वहाँ जो किया, जिस तरह से तुमने उस औरत को उसकी औकात दिखाई, तुमने मेरे अंदर के उस इंसान को जगा दिया है जिसे मैंने सालों से कैद करके रखा था। नैना ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी नज़रें नहीं चुराई, बल्कि अपनी उंगलियों से अभिराज के सूट के कॉलर को हल्का सा पकड़ा और उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। तो क्या आप डर गए मिस्टर सिंघानिया? नैना ने भी उसी धीमी और तीखी आवाज़ में जवाब दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ। मैं वो आग हूँ जो आपको जला भी सकती है और आपके दुश्मनों को भी। अभिराज की नज़रें नैना की आंखों से उतरकर उसके लाल होठों पर आकर टिक गई। मुझे जलने का बहुत शौक है, अभिराज ने फुसफुसाते हुए कहा। अभिराज ने नैना को अपनी तरफ खींचा और बिना एक सेकेंड बर्बाद किए अपने होठ नैना के होठों पर रख दिए। यह कोई फिल्मों वाला सॉफ्ट और जेंटल किस नहीं था। इसमें एक आग थी, एक भूख थी और एक ऐसा अधिकार था जो चीख चीख कर कह रहा था कि नैना सिर्फ और सिर्फ उसकी है। नैना एक पल के लिए सन्न रह गई। अभिराज की सांसों की गर्माहट और उसके होठों की उस बेबाक गुस्ताखी ने उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। लेकिन नैना वो लड़की नहीं थी जो पिछले हट जाए। कुछ ही सेकंड में नैना के अंदर का वो जिद्दी और आक्रामक रूप भी बाहर आ गया। उसने अपने दोनों हाथ अभिराज के बालों में डाल दिए और उसे उतनी ही शिद्दत और जुनून के साथ वापस चूमने लगी। कार के बंद शीशों के अंदर सिर्फ उसकी तेज और भारी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। अभिराज का एक हाथ नैना की कमर को कसकर पकड़े हुए था, जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो नैना हवा में कहीं गायब हो जाएगी। कुछ पलों बाद जब सांस लेने के लिए वे दोनों एक दूसरे से हल्के से दूर हुए, तो अभिराज का माथा नैना के माथे से टिका हुआ था। उसकी गहरी काली आंखें नैना की आंखों में झांक रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो। अभिराज की आवाज़ एक भारी फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें जो पागलपन था वो किसी भी इंसान को डरा सकता था। तुम्हारा यह गुस्सा, तुम्हारी यह बेबाकी, सब कुछ मेरा है और मैं अपनी चीज़ों को किसी के साथ नहीं बांटता। नैना ने भी हार नहीं मानी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। उसने अभिराज के सूट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में और कस लिया। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिस पर आप अपना नाम लिख दें, नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर आग से खेलने का शौक़ है मिस्टर सिंघानिया, तो याद रखना कि मैं आपको पूरी तरह से जला भी सकती हूँ, तो जला दो। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी वो डार्क स्माइल नैना के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अभिराज ने झटके से कार का दरवाज़ा खोला। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर खींच लिया। पार्किंग एरिया बिल्कुल सुनसान था। वे दोनों तेज कदमों से प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे एलिवेटर के अंदर घुसे, अभिराज ने बटन दबाया और दरवाज़ा बंद होते ही उसने नैना को एलिवेटर की मिरर वाली दीवार से सटा दिया। नैना की पीठ ठंडे शीशे से टकराई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती,
अभिराज ने उसे फिर से अपने बाहों में जकड़ लिया। इस बार का किस पहले से भी ज़्यादा गहरा और जुनूनी था। नैना के उस लाल गाउन और अभिराज के काले सूट के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। नैना के हाथ अभिराज के चौड़े सीने पर फिसल रहे थे। उसने अभिराज की टाई को पकड़ा और एक झटके से उसे ढीला कर दिया। तुम्हें यह सूट उतारना होगा, नैना ने उसके होठों से अलग होते हुए हाँफते हुए कहा। मुझे यह बहुत इरिटेटिंग लगता है। अभिराज ने हल्की सी हंसी हंसी। उसने अपना सूट जैकेट कंधों से नीचे खिसकाया और नैना ने उसे पूरी तरह से खींचकर एलिवेटर के फर्श पर फेंक दिया। अब अभिराज सिर्फ अपनी सफ़ेद शर्ट में था, जिसके ऊपर के 2 बटन नैना ने बड़ी बेताबी से खोल दिए थे। तुम्हें मेरे कपड़ों से बहुत नफरत है मिसेज सिंघानिया, अभिराज ने कहा और उसका चेहरा नैना की गर्दन की तरफ झुक गया। मुझे उन सब चीज़ों से नफरत है जो हमारे बीच आती है, नैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जब अभिराज के गर्म होठों ने उसकी गर्दन पर अपनी मुहर लगाई, नैना के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। एलिवेटर पेंट हाउस के फ्लोर पर रुका। दरवाजे खुले। अभिराज ने नैना को अपनी बाहों में उठाया। नैना ने अपने पैर अभिराज की कमर के चारों तरफ लपेट लिए और अपने हाथ उसके गले में डाल लिए। अभिराज उसे लेकर पेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने पैर से मेन डोर को एक जोरदार धक्के के साथ बंद कर दिया। पूरे पेंट हाउस में सिर्फ मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। शैडो शायद अपने कमरे में सो रहा था। अभिराज नैना को लेकर सीधा लिविंग रूम की तरफ गया और उसे दीवार से टिका दिया। नैना का वो भारी लाल गाउन अब उसके लिए किसी रुकावट जैसा लग रहा था। आज रात तुमने उस औरत को वाइन से नहला दिया, अभिराज ने नैना के चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम उस वक्त कितनी खतरनाक और खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरी दुनिया की आंखें निकाल लूं ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, नैना ने मुस्कुराते हुए अभिराज की शर्ट के बटनों से खेलते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी हूँ। अभिराज की आवाज़ अब और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने नैना को दीवार से हटाया और उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में नैना ने अपने पैर से वो भारी हिल्स निकाल कर फेंक दी। अभिराज ने भी अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर फेंक दी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अभिराज ने नैना को उस बड़े से किंग साइज बेड पर लिटा दिया। वो खुद नैना के ऊपर झुका। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड पर पिन कर दिया। क्या कर रहे हैं? नैना ने एक चुनौती भरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा रहा हूँ, अभिराज ने कहा और उसके होठ फिर से नैना के होठों से जुड़ गए। इस बार उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक ठहरा हुआ गहरा जुनून था। अभिराज का दूसरा हाथ नैना के उस लाल गाउन की जीभ तक गया। उसने बहुत ही धीरे से नैना की आंखों में देखते हुए उस जीभ को नीचे खिसकाना शुरू किया। नैना की खुली पीठ पर अभिराज की उंगलियों का स्पर्श किसी बिजली की तरह दौड़ रहा था। नैना ने अपने हाथ अभिराज की पकड़ से छुड़ाए और उसकी सफ़ेद शर्ट को उसके कंधों से नीचे गिरा दिया। अभिराज का गठीला मजबूत शरीर अब नैना के सामने था। तुम सच में मुझे पागल कर दोगी, अभिराज ने नैना की गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा। यह तो बस शुरुआत है, नैना ने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा। उस रात पेंट हाउस की उस खामोशी में कोई शराफत नहीं थी, कोई नियम नहीं थे। सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के गुरूर को तोड़ भी रहे थे और एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ हार भी रहे थे। उनका वो प्यार किसी नॉर्मल कहानी जैसा नहीं था। वो एक डार्क पजेसिव और ऐसा जुनून था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब अलग नहीं कर सकती थी। अगली सुबह पेंट हाउस की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से छन कर आती सुबह की हल्की धूप ने बेडरूम में एक सुनहरा सा उजाला कर दिया था। किंग साइज बेड पर सफ़ेद रेशमी चादरें पूरी तरह से उलझी हुई थी, जो कल रात के उस बेकाबू और खुखार तूफान की गवाही दे रही थी। नैना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन यह कोई तकलीफ़ वाला दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा मीठा एहसास था। उसने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी की बेहद मजबूत और भारी बाहों ने उसकी कमर को इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसका 1 इंच भी हिलना नामुमकिन था। अभिराज का चेहरा नैना की गर्दन के पास बालों में छुपा हुआ था।
उसकी गर्म और भारी सांसें नैना की नंगी पीठ पर पड़ रही थी। कल रात का वो खूंखार और पजेसिव इंसान अभी एक शांत लेकिन खतरनाक शिकारी की तरह सो रहा था, जिसने अपने शिकार को अपनी बाहों में पूरी तरह से कैद कर रखा था। नैना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अभिराज के उस मजबूत हाथ को हटाने की कोशिश की जो उसकी कमर पर किसी लोहे की जंजीर की तरह कसा हुआ था। 1 इंच भी दूर जाने की सोचना भी मत। अभिराज की भारी, नींद से भरी लेकिन बेहद अधिकार वाली आवाज़ अचानक गूंजी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसकी पकड़ नैना की कमर पर और ज़्यादा सख्त हो गई। नैना ने हार मानते हुए वापस तकिए पर सिर रख दिया और थोड़ा सा मुड़कर अभिराज के चेहरे को देखा। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल और वो तीखा जबड़ा उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रहे थे। मिस्टर सिंघानिया, सुबह के 8 बज चुके हैं। नैना ने अपनी उंगलियों से अभिराज के बालों का हल्का सा सहलाते हुए कहा, और मुझे याद है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को 1 सेकेंड की भी देरी पसंद नहीं है। आपका एम्पायर आपका इंतज़ार कर रहा है। अभिराज ने अपनी गहरी काली आंखें खोली। नींद की वजह से वो आंखें और भी ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक लग रही थी। उसने नैना को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। नैना के बाल अभिराज के चौड़े सीने पर बिखर गए। भाड़ में जाए एम्पायर, अभिराज ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो कल रात वाला नशा अभी भी बाकी था। उसने अपना एक हाथ नैना की गर्दन के पीछे रखा और उसके होठों पर एक गहरा, धीमा और जुनूनी किस किया। मुझे आज कहीं नहीं जाना, अभिराज ने किस तोड़ते हुए नैना के होठों के पास फुसफुसाया। मुझे बस तुम्हें देखना है। तुम नहीं जानती कि कल रात तुमने मेरे अंदर क्या जगा दिया है नैना। मैं अब तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। नैना के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने अंदर की उस आग और एटीट्यूड को कम नहीं होने दिया। उसने अपनी कोहनियाँ अभिराज के सीने पर टिकाई और एक चुनौती भरी नज़र से उसे देखा। अगर आप आज ऑफिस नहीं गए तो पूरी दुनिया को लगेगा कि अभिराज सिंघानिया अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है। नैना ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का वो खूंखार रुतबा मेरे कारण कम हो। अभिराज जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन जब वो हंसता था तो उसका पूरा ऑरा बदल जाता था। उसने नैना को एक झटके से वापस बेड पर पलटा और उसके ऊपर आ गया। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अभिराज ने नैना की गर्दन पर अपने होठों से एक निशान बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? नैना ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए पूछा। तुम मेरे साथ चल रही हो, अभिराज ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। आज सुबह एएस कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत ही अहम इमरजेंसी मीटिंग है। मेहरा ग्रुप के साथ जो हुआ और जिस तरह से कल रात हमने पार्टी में तमाशा किया है, उसके बाद बोर्ड में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे उन्हें उनकी औकात याद दिलानी है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे ठीक बगल में कुर्सी पर बैठो। नैना भी उठकर बैठ गई। उसने चादर को अपने शरीर पर लपेट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे एक शोपीस वाइफ बनकर आपके पीछे खड़े होने का कोई शौक़ नहीं है अभिराज। तुम शोपीस नहीं हो नैना, अभिराज ने अपनी अलमारी से एक साफ शर्ट निकालते हुए कहा। तुम रायचंद इंडस्ट्रीज की 51% स्टेक होल्डर हो, जो अब मेरे प्रोजेक्ट नेक्सस का सबसे बड़ा हिस्सा है। लीगल तौर पर तुम उस मीटिंग रूम में मौजूद हर इंसान से ज़्यादा पावरफुल हो। मैं बस चाहता हूँ कि आज वो सब तुम्हें उस रूप में देखे जिस रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ। नैना के होठों पर एक तीखी खतरनाक मुस्कान फैल गई। अगर बात पावर की है तो मुझे तैयार होने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम चाहिए। सुबह 10 बजे एएस कॉरपोरेशन हेड ऑफिस, कंपनी के 65 फ्लोर ऊंचे कांच के टावर के बाहर जैसे अभिराज की जेट ब्लैक मेबैक रुकी, सारे एम्प्लॉयज और सिक्योरिटी गार्ड्स अटेंशन में खड़े हो गए। ड्राइवर ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। सबसे पहले अभिराज बाहर निकला। उसने एक परफेक्ट 3 पीस नेवी ब्लू सूट पहना था। उसका चेहरा फिर से उसी ठंडे, बेरुखे और खूंखार एक्सप्रेशन से ढक चुका था जिसके लिए वो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में जाना जाता था।
लेकिन आज सबकी नज़रें अभिराज पर नहीं थी। कार के दूसरी तरफ से नैना बाहर निकली। आज उसने कोई ट्रेडिशनल साड़ी या कोई सिंगल सूट नहीं पहना था। उसने एक बेहद शार्प डिजाइनर एम्ब्रॉयड ग्रीन कलर का पावर पैंट सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक स्लीक बन में बंधे थे। गले में एक बहुत ही हल्की सी डायमंड चेन चमक रही थी और उसके पैरों में ब्लैक स्टीलो टोज थे, जिनकी हर आहट फर्श पर एक पावरफुल गूंज पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में काजल का वो तीखापन और होठों पर डार्क मैट लिपस्टिक उसे किसी बॉस लेडी से कम नहीं बना रही थी। अभिराज ने आगे बढ़कर अपना हाथ नैना की कमर पर रख दिया। उसकी पकड़ में वो साफ पोजीशन और अधिकार था जो वहाँ मौजूद हर इंसान को चीख चीख कर बता रहा था कि यह लड़की उसकी है। दोनों ने एक साथ कंपनी के मेन ग्लास डोर से एंट्री ली। पूरा ऑफिस सन रह गया। जो नैना कुछ दिन पहले तक एक सिंपल सी लड़की लग रही थी, आज वो अभिराज सिंघानिया के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और उसका ऑरा अभिराज से रत्ती भर भी कम नहीं लग रहा था। बोर्ड मीटिंग रूम, 65वां फ्लोर। विशालकाय कांच के बोर्ड रूम में शहर के सबसे बड़े और पुराने इन्वेस्टर्स बैठे थे। उनमें से मिस्टर कपूर, जो बोर्ड के सबसे पुराने और रूढ़िवादी मेंबर थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिराज अंदर आया और उसके ठीक बगल में नैना। अभिराज सीधा जाकर मेन हेड चेयर पर बैठ गया। उसने कोई फाइल नहीं खोली, बस अपनी गहरी ठंडी आंखों से पूरे रूम का मुआयना किया। विक्रम ने जल्दी से अभिराज के ठीक दाईं तरफ वाली कुर्सी खींची और नैना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को क्रॉस किया और आराम से पीछे की तरफ टिक गई। मिस्टर कपूर ने अपना चश्मा ठीक किया और नैना की तरफ बेहद नापसंदगी से देखा। अभिराज, मिस्टर कपूर ने अपनी भारी आवाज़ में गले को साफ करते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन यह एएस कॉरपोरेशन का बोर्ड रूम है। यह कोई फैमिली गेट टुगेदर या किटी पार्टी नहीं है जहां तुम अपनी पत्नी को घुमाने ले आओ। आज हमें मेहरा ग्रुप के लीगल नोटिस और कंपनी के गिरते शेयर्स पर बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि मिसेज सिंघानिया को इन सब बिजनेस की पेचीदगियों की कोई समझ होगी। कमरे में बैठे बाकी लोगों ने भी मिस्टर कपूर की बात में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। अभिराज का जबड़ा गुस्से से भींच गया। वो मिस्टर कपूर को उनकी औकात दिखाने ही वाला था कि तभी नैना ने अपने सामने रखी एक भारी सी लेदर फाइल को इतनी जोर से कांच की टेबल पर पटका कि वहाँ मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। नैना अपनी जगह से उठी। उसने कोई गुस्सा या पैनिक नहीं दिखाया, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी जो बिल्कुल अभिराज जैसी लग रही थी। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है मिस्टर कपूर। नैना ने अपनी दोनों हथेलियां टेबल पर टिकाते हुए थोड़ा आगे झुक कर कहा। उसकी आवाज़ पूरे बोर्ड रूम में एक धारदार चाकू की तरह गूंजी। मैं यहाँ आपको चाय सर्व करने या अपने पति के पीछे छुपने नहीं आई हूँ। मेरा नाम नैना रायचंद सिंघानिया है और अगर आपने आज सुबह के लीगल पेपर्स पढ़े होते तो आपको पता होता कि प्रोजेक्ट नेक्सस जिस 50 एकड़ ज़मीन पर बन रहा है वो रायचंद इंडस्ट्रीज की है। नैना ने फाइल को खोलकर मिस्टर कपूर की तरफ खिसका दिया। रायचंद इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स मेरे नाम पर है। मतलब इस प्रोजेक्ट में आपके 10% स्टेक के मुकाबले मैं 51% की मालकिन हूँ। तो अगर कोई इस बोर्ड रूम में बैठने के लायक नहीं है तो वो मैं नहीं, आप हैं। पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। मिस्टर कपूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। और रही बात मेहरा ग्रुप के लीगल नोटिस की, नैना ने बिना रुके बोलना जारी रखा, तो मैंने उनकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर ली है। वो लोग पहले ही दिवालिया होने की कगार पर हैं। उनका वो नोटिस सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी पाने का एक सस्ता हथकंडा है। अगर हम आज शाम तक उन पर 500 करोड़ का मानहानि का काउंटर केस ठोक दें तो कल सुबह तक विक्रांत मेहरा खुद यहाँ आकर हमारे जूतों में सिर रगड़ेगा। नैना ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, हमारी लीगल टीम से कहो कि वो काउंटर सूट के पेपर्स आज दोपहर तक मेरे डेस्क पर रेडी रखें। यस मैम, विक्रम ने तुरंत अपनी डायरी में नोट करते हुए कहा। नैना वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने मिस्टर कपूर की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल दी।
और कोई सवाल मिस्टर कपूर, या अब हम काम शुरू करें? पूरे बोर्ड रूम में किसी के भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। जो पुराने और घमंडी लोग कुछ देर पहले नैना को एक कमज़ोर लड़की समझ रहे थे, आज उन्हें एहसास हो गया था कि वो लड़की अभिराज सिंघानिया से भी ज़्यादा तेज और खतरनाक थी। अभिराज अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिका हुआ था। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था जिसे छुपाना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो नैना को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। वो लड़की आज उस बोर्डरूम में आग लगा रही थी और अभिराज उस आग में जलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मीटिंग के बाद अभिराज का प्राइवेट ग्लास केबिन। जैसे ही बोर्डरूम से निकलकर वे दोनों अभिराज के प्राइवेट केबिन में आए, विक्रम ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नैना ने अपनी फाइल डेस्क पर रखी और एक गहरी सांस छोड़ी। देखा, वो बूढ़े सोच रहे थे कि मैं चुपचाप। नैना का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अभिराज ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और केबिन की उस बड़ी सी कांच की दीवार से सटा दिया जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। नैना की पीठ कांच से टकराई और अभिराज उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में वही बेकाबू आग थी जो कल रात पेंट हाउस में थी। मेरी बीबी कमाल की है, आई लाइक योर पर्सनैलिटी। अभिराज की आवाज़ एक भारी फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी थी वो नैना के पूरे शरीर में करंट दौड़ा रही थी। जिस तरह से तुमने आज उस रूम में सबको उनकी औकात दिखाई, तुमने मेरे अंदर के उस शैतान को जगा दिया है जिसे मैं सिर्फ रात में बाहर निकालता हूँ। तो क्या आपको डर लग रहा है कि मैं आपकी गद्दी छीन लूँगी? नैना ने भी हार ना मानते हुए अपने दोनों हाथ अभिराज के कॉलर पर रख दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना पूरा एम्पायर तुम्हारे कदमों में डाल दूँ। अभिराज ने नैना की गर्दन के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहा, बस शर्त यह है कि तुम हमेशा इसी तरह मेरी रहोगी, इतने ही एटीट्यूड, इतने ही गुस्से और इसी पागलपन के साथ। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब अभिराज के होठों ने उसकी गर्दन पर एक गहरा स्पर्श किया, कांच की उस दीवार के पार पूरा शहर चल रहा था, लेकिन उस केबिन के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। अभिराज का एक हाथ नैना की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में। उसका वो स्पर्श इतना गहरा और अधिकार भरा था कि नैना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली जब अभिराज के गर्म होठों ने उसकी गर्दन पर एक गहरा जुनूनी निशान छोड़ा। उनका वो रोमांस कोई नॉर्मल सॉफ्ट कहानी नहीं थी। यह दो ऐसे पावरफुल, खूंखार और जिद्दी लोगों का नशा था जो दुनिया को तो अपने जूतों के नीचे रख सकते थे, लेकिन एक दूसरे के सामने वो पूरी तरह से बेकाबू थे। अभिराज का जुनून अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसके हाथ नैना की कमर से खिसक कर उसके एमरोल्ड ग्रीन पैंट सूट के ब्लेजर पर आ गए। बिना एक सेकेंड सोचे अभिराज की लंबी उंगलियों ने बेताबी से उस ब्लेजर के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो अब किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्लेजर के नीचे नैना ने एक बेहद पतली काले रंग की सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी। जैसे ही अभिराज ने ब्लेजर को नैना के कंधों से नीचे खिसकाया, नैना की आंखें झटके से खुली। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ अभिराज के सीने पर रखकर उसे हल्का सा पीछे धकेलने की कोशिश की। अभिराज, पागल हो गए हैं क्या? नैना ने अपनी भारी होती सांसों के बीच फुसफुसाते हुए कहा, यह ऑफिस है, बाहर पूरी दुनिया बैठी है, कोई भी अंदर आ सकता है। भाड़ में गया ऑफिस। अभिराज की आवाज़ में खतरनाक गुर्राहट थी। उसने नैना के दोनों हाथों को एक ही झटके में पकड़कर कांच की दीवार के ऊपर पिन कर दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। यह पूरी बिल्डिंग मेरी है नैना, और तुम भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन है। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम चाहिए, पूरी तरह से। अभिराज ने बिना कोई और मौका दिए अपने होठों को नैना के होठों पर बेहद आक्रामकता के साथ रख दिया। यह कोई साधारण किस नहीं था, इसमें वो भूख थी जो किसी भी हद को पार कर सकती थी। अभिराज का दूसरा हाथ नैना की सिल्क शर्ट के बटनों तक पहुंच चुका था।
नैना का दिमाग कह रहा था कि उसे रोकना चाहिए, लेकिन अभिराज के उस खूंखार और पजेसी पागलपन के आगे उसका शरीर हार मान रहा था। नैना के अंदर की वो आग भी भड़क उठी। उसने अपने हाथ अभिराज की पकड़ से छुड़ाए और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे उतनी ही शिद्दत से चूमने लगी। केबिन के अंदर का तापमान जैसे 10 गुना बढ़ चुका था। अभिराज ने नैना की शर्ट का पहला बटन खोला ही था कि तभी केबिन के भारी लकड़ी के दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने दोनों को एक झटके में असलियत की दुनिया में ला पटका। नैना एकदम से पीछे हटी। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थी। उसने जल्दी से अपने ब्लेजर को वापस कंधों पर खींचा, लेकिन अभिराज का चेहरा देखने लायक था। उसके माथे की नसें तन गई थी, जबड़ा गुस्से से भींच गया था और उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक खून उतर आया था जैसे वो अभी दरवाज़ा खोलने वाले इंसान की जान ले लेगा। उसके उस बेशुमार पागलपन के बीच किसी को यह दखल अंदाजी उसके लिए बर्दाश्त के बाहर थी। किसकी मौत आई है जो बिना बुलाए यहाँ तक आ गया? अभिराज दहाड़ने के लिए मुड़ा। वो दरवाजे की तरफ उस गुस्से में बढ़ने लगा जो बाहर खड़े इंसान को सच में राह कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि अभिराज एक कदम भी आगे बढ़ाता, नैना ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अभिराज गुस्से से पलटकर कुछ कहने ही वाला था कि नैना ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और बिना कुछ कहे अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। यह किस गुस्से वाला या आक्रामक नहीं था, यह गहरा, शांत और उस खुखार शेर को काबू में करने वाला था। नैना जानती थी कि इस वक्त अभिराज के इस गुस्से को सिर्फ वही संभाल सकती है। कुछ ही सेकेंड में अभिराज के तने हुए कंधे रिलैक्स होने लगे। उसका गुस्सा नैना के उस एक स्पर्श के आगे घुटने टेकने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहों को नैना की कमर के चारों ओर लपेट लिया, मानो वो दुनिया की सारी शांति उसी में ढूंढ रहा हो। जब नैना ने धीरे से अपने होठ अलग किए तो अभिराज की सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन उसकी आंखों का वो कातिलाना गुस्सा अब एक अजीब सी बेबसी में बदल चुका था। नैना ने बहुत ही प्यार से लेकिन अपने उसी तीखे एटीट्यूड के साथ अभिराज के कोट के कॉलर को ठीक किया। उसके होठों पर एक बेहद कातिलाना और नशीली मुस्कान थी। शांत हो जाइए मिस्टर सिंघानिया, नैना ने अपनी नशीली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया। अपना यह जुनून और यह पागलपन थोड़ा बचा कर रखिए। नैना थोड़ा और उसके करीब हुई और उसके कानों के पास जाकर अपनी मध्यम आवाज़ में बोली, रात अभी बाकी है, इसे हम रात को कंटिन्यू करेंगे और मैं वादा करती हूँ तब बीच में कोई दरवाज़ा खटखटाने नहीं आएगा। अभिराज के शरीर में करंट सा दौड़ गया। नैना के उन शब्दों ने उसके अंदर उस आग को और भी ज़्यादा भड़का दिया था, लेकिन अब उसमें एक इंतज़ार का नशा भी जुड़ गया था। उसने गहरी सांस ली, अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया और दरवाजे की तरफ मुड़कर अपनी उसी भारी और ठंडी आवाज़ में कहा, अंदर आओ विक्रम। दरवाज़ा बहुत ही धीरे से, जैसे डरते डरते खुला। विक्रम फाइल सीने से लगाए हुए अंदर दाखिल हुआ। केबिन के अंदर का माहौल इतना भारी और गर्म था कि अंदर आते ही विक्रम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने सामने देखा और उसके कदम वहीं जम गए। अभिराज डेस्क के पास खड़ा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी वो काली खुखार आंखें वो विक्रम को इस तरह घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगी। विक्रम के माथे से पसीने की एक बूंद फिसल कर नीचे गिरी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि उसका बॉस उसे मौत के घाट उतारने वाली नज़रों से देख रहा है। और दूसरी तरफ नैना थी। वो बिल्कुल शांत खड़ी अपने एम्ब्रॉयड ग्रीन ब्लेजर को ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सूक्ष्म सी लेकिन कातिलाना स्माइल थी। सर, विक्रम की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बहुत माफ़ी चाहिए, लेकिन अगर यह बात ज़िंदगी और मौत की नहीं हुई विक्रम, अभिराज ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबा कर कहा, तो तुम्हारी मौत पक्की है। बोलो क्या है? विक्रम ने ज़ोर से थूक गटका। सर, विक्रांत मेहरा आया है, रिसेप्शन पर हंगामा कर रहा है। सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। वो आपसे और मिसेज सिंघानिया से मिलना चाहता है।
वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है सर। कह रहा है कि अगर हमारा 500 करोड़ का काउंटर सूट फाइल हुआ तो वो सड़क पर आ जाएगा। नैना जो अब तक अपने सूट को परफेक्ट कर चुकी थी, उसकी स्माइल अब एक खतरनाक और गुरूर भरी हंसी में बदल गई। उसने डेस्क पर से अपनी फाइल उठाई और अभिराज की तरफ देखा। देखा मिस्टर सिंघानिया, नैना ने अपने बाल झटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि शाम तक वो इंसान अपने घुटनों पर होगा, लेकिन ये तो लंच टाइम से पहले ही रेंगता हुआ आ गया। अभिराज का वो जानलेवा गुस्सा जो विक्रम पर था, नैना की इस बात से अचानक एक अजीब सी गुरूर में बदल गया। उसे अपनी पत्नी का यह मास्टरमाइंड और एरोगेंट रूप देखकर नशा सा होने लगा था, लेकिन फिर भी वो विक्रम पर से अपनी खा जाने वाली नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसे धक्के मारकर बिल्डिंग से बाहर निकालो विक्रम, अभिराज ने ठंडी आवाज़ में ऑर्डर दिया, और अगर वो दोबारा दिखा तो उसके दोनों पैर तोड़ देना। नहीं, नैना की साफ और तेज आवाज़ ने अभिराज के ऑर्डर को बीच में ही काट दिया। विक्रम ने हैरानी से नैना को देखा और फिर डरते हुए अभिराज को। एएस कॉरपोरेशन के इतिहास में आज तक किसी ने अभिराज सिंघानिया का ऑर्डर नहीं काटा था। नैना अपने स्टीलेटोस की खटखट आवाज़ के साथ चलकर अभिराज के बिल्कुल करीब आ गई। उसने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, उसे बाहर मत निकालो विक्रम, उसे अंदर लाओ, लेकिन यहाँ मेरे पति के प्राइवेट केबिन में नहीं, उसे मीटिंग रूम नंबर 3 में बिठाओ। उसे एक गिलास ठंडा पानी देना, क्योंकि उसे पसीने बहुत आ रहे होंगे। हम 5 मिनट में आ रहे हैं। विक्रम ने कन्फ्यूजन में अभिराज की तरफ देखा, जैसे परमिशन मांग रहा हो। अभिराज ने नैना को घूरा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वो हार थी जो वो सिर्फ इस लड़की के सामने मानता था। उसने विक्रम की तरफ बिना देखे एक हल्का सा सिर हिला दिया। यस मैम। विक्रम ने राहत की सांस ली और लगभग भागते हुए केबिन से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही नैना पलटी। इससे पहले कि वो मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती, अभिराज ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नैना सीधा अभिराज के चौड़े सीने से जा टकराई। तू मेरे हर ऑर्डर को काटना अपना हक समझती हो? अभिराज ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरा पजेशन था। नैना ने अपने हाथ अभिराज के कंधे पर रखा और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। हक नहीं मिस्टर सिंघानिया, इससे मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। विक्रांत मेहरा ने कल रात मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। अगर आप उसे बाहर फेंकवा देंगे तो मज़ा कैसे आएगा? मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने बैठकर अपनी बर्बादी की भीख मांगे। अभिराज की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। इस लड़की का यह डार्क विलेन वाला एटीट्यूड उसे पागल कर रहा था। तुम बहुत खतरनाक हो नैना सिंघानिया, अभिराज ने उसके चेहरे के पास झुककर फुसफुसाया। आपकी ही स्टूडेंट हूँ, नैना ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभिराज ने अपना एक हाथ नैना की कमर पर रखा और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी सांसें नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। और वो जो तुमने अभी 5 मिनट पहले वादा किया था। अभिराज की आवाज़ अब बहुत धीमी, भारी और नशीली हो गई थी। मैं उसे भुला नहीं हूँ। विक्रम मेहरा का जो तमाशा करना है कर लो, लेकिन आज रात जब हम पेट हाउस में होंगे तब बीच में कोई विक्रम नहीं आएगा और कोई दरवाज़ा भी नहीं खटखटाएगा, क्योंकि रात को सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। नैना के शरीर में अभिराज की इन बातों से एक तेज करंट दौड़ गया, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया। अभिराज की छाती पर हल्का सा धक्का दिया और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। देखते हैं बॉस। नैना ने एक कातिलाना नज़र से उसे देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिलहाल बाहर एक शिकार हमारा इंतज़ार कर रहा है। अभिराज उसे जाते हुए देखता रहा। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद किए, टाई को वापस परफेक्ट किया और अपने चेहरे पर अपना वही खूंखार और निर्दयी अभिराज सिंघानिया वाला मास्क पहन लिया। मीटिंग रूम नंबर 3 में विक्रांत मेहरा पसीने से लथपथ बैठा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जिस तूफान से बचने की भीख मांगने आया है, वो तूफान अब अकेले अभिराज सिंघानिया नहीं था, बल्कि अब उसके साथ वो आग भी आ रही थी
जिसे नैना कहते हैं। दोनों जब मीटिंग रूम की तरफ बढ़े तो पूरा ऑफिस बस सांस रोककर इस डार्क पावर कपल को देखता रह गया। एएस कॉरपोरेशन के 65वें फ्लोर का वो लंबा कांच की दीवारों वाला कॉरिडोर आज किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा था। स्टीलेटोस की खटखट और भारी लेदर शूज की धीमी लेकिन खौफनाक आहट पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर सांस रोके बैठे थे। कोई टाइपिंग नहीं कर रहा था, कोई फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था। सबकी नज़रें सिर्फ उन दोनों पर टिकी थी, अभिराज और नैना। अभिराज का वो डार्क नेवी ब्लू सूट और चेहरे पर वो निर्दयी कातिलाना एक्सप्रेशन, और उसके ठीक बगल में 1 इंच भी पीछे ना रहते हुए नैना अपने एमरोल्ड ग्रीन पावर सूट में किसी ऐसी रानी की तरह चल रही थी जो आज एक सल्तनत को राह करने जा रही थी। उन दोनों का ऑरा इतना भारी और डोमिनेटिंग था कि वहाँ मौजूद हवा भी जैसे दम तोड़ रही थी। मीटिंग रूम नंबर 3 के बाहर विक्रम पहले से खड़ा था। उसने कांपते हाथों से कांच का वो भारी दरवाज़ा खोला। अंदर विक्रांत मेहरा बैठा था। कल रात द रॉयल पैलेस की पार्टी में जो इंसान शैंपेन का ग्लास पकड़कर नैना की औकात पर हंस रहा था, आज उसकी खुद की औकात एक भिखारी से भी बदतर लग रही थी। उसकी टाई ढीली थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसका हाथ जो पानी का ग्लास पकड़े हुए था बुरी तरह कांप रहा था। जैसे ही अभिराज और नैना ने कमरे में कदम रखा, कमरे का तापमान अचानक जैसे -डिग्री में चला गया। विक्रांत झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अभिराज ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। वो सीधा मेन चेयर की तरफ बढ़ा, लेकिन खुद बैठने से पहले उसने बहुत ही स्मूथ और जेंटल तरीके से कुर्सी को पीछे खींचा और नैना की तरफ देखा। नैना के होठों पर एक कातिलाना स्माइल आई। वो पूरे एटीट्यूड के साथ उस हेड चेयर पर बैठ गई। अभिराज सिंघानिया, वो इंसान जो कभी किसी के लिए दरवाज़ा तक नहीं खोलता था, आज अपनी पत्नी को अपनी गद्दी सौंपकर खुद उसके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बहुत ही शाही अंदाज में बैठ गया। यह एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन विक्रांत मेहरा को यह समझने के लिए काफ़ी था कि इस कमरे में अब असली पावर किसके पास है। अभिराज। विक्रांत ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए हकला कर शुरुआत की। देख भाई, कल रात जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैं नशे में था। मेरी तानिया से कोई लेना देना नहीं है। तो 500 करोड़ का काउंटर शूट फाइल मत कर। मेरे इन्वेस्टर्स सुबह से भाग रहे हैं। मेरी कंपनी ख़त्म हो जाएगी यार। अभिराज अपनी कुर्सी पर पीछे हट टिका। उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखा और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसकी काली खूंखार आंखें विक्रांत पर ऐसी गड़ी थी जैसे कोई बाज अपने मरते हुए शिकार को देखता है। मुझसे बात क्यों कर रहे हो विक्रांत? अभिराज की आवाज़ इतनी ठंडी और खुरदुरी थी कि विक्रांत की रूह कांप गई। जिस इंसान की तुमने कल रात इंसल्ट की थी वो तुम्हारे सामने बैठी है। तुम्हारी कंपनी बचेगी या आज ही नीलाम होगी, इसका फैसला अब मिसेज नैना सिंघानिया करेगी। विक्रांत ने डरते हुए नैना की तरफ देखा। वही नैना जिसे वो कल रात एक मिडिल क्लास और सस्ती लड़की कह रहा था, आज वो उसी लड़की के सामने अपनी भीख का कटोरा लेकर खड़ा था। नैना ने बहुत ही आराम से डेस्क पर अपनी कोहनियाँ टिकाई और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसकी आंखें सीधे विक्रांत के डरे हुए चेहरे पर थी। बैठ जाइए मिस्टर मेहरा, नैना ने एक मीठी लेकिन बेहद जहरीली आवाज़ में कहा। खड़े खड़े चक्कर आ जाएगा। वैसे भी आपकी कंपनी के शेयर्स जिस स्पीड से गिर रहे हैं, आपका खड़ा रहना वैसे भी मुमकिन नहीं है। विक्रांत धप से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। नैना, मेरा मतलब है मिसेज सिंघानिया, विक्रांत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई। मैं मीडिया के सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस वो केस वापस ले लीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बर्बाद तो आप हो चुके हैं विक्रांत। नैना ने अपनी फाइल खोली और एक पेपर उसकी तरफ खिसका दिया। यह आपकी कंपनी की कल रात की बैलेंस शीट है। जैसे ही मार्केट में खबर फैली कि एएस कॉरपोरेशन आप पर लीगल एक्शन लेने वाला है, आपके 40% स्टेक होल्डर्स अपना पैसा निकाल चुके हैं। बैंक ने आपका लोन अकाउंट फ्रीज कर दिया है। सच कहूँ, अगर मैं आज यह केस ना भी करूँ तो भी अगले हफ्ते तक आपके ऑफिस पर ताला लग जाएगा। विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी कंपनी की हालत रातों रात इतनी ख़राब हो चुकी है। नैना का होमवर्क बहुत पक्का था, तो
तो अब क्या? विक्रांत की आवाज़ से सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मैं आपको एक डील ऑफ़र कर रही हूँ, नैना ने पीछे टेकते हुए कहा, जैसे वो कोई चेस का मास्टर स्ट्रोक खेल रही हो। मेहरा ग्रुप के 80% शेयर्स आप एएस कॉरपोरेशन के नाम ट्रांसफ़र करेंगे। ऑफिशियली आपकी कंपनी आज से हमारी एक छोटी सी सब्सिडियरी सहायक कंपनी बनकर काम करेगी। 80% शेयर्स? विक्रांत झटके से खड़ा हुआ। उसका ईगो और गुस्सा फिर से जाग गया। तुम मेरा पूरा एम्पायर मुझसे छीन रही हो, वो भी बिना कोई पैसा दिए। यह लूट है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम एक औरत होकर मुझे। विक्रांत का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि अभिराज का हाथ डेस्क पर रखे कांच के भारी पेपर वेट पर इतनी जोर से पड़ा कि वो पेपर वेट चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े डेस्क पर बिखर गए। पूरे कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। अभिराज धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में वो वहशत और खून सवार था जो किसी भी इंसान की जान निकाल सकता था। वो डेस्क के चारों तरफ घूमकर विक्रांत की तरफ बढ़ा। विक्रांत डर के मारे पीछे खिसकने लगा, लेकिन दीवार से टकरा कर रुक गया। अभिराज ने अपना एक मजबूत हाथ विक्रांत की गर्दन पर रखा और उसे दीवार से सटाकर थोड़ा ऊपर उठा दिया। विक्रांत के पैर जमीन से इंच भर ऊपर उठ गए और वो हवा के लिए तड़पने लगा। अगर तुमने अपनी आवाज़ 1 डेसिबल भी ऊंची की या मेरी पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द तुम्हारे उस गंदे मुंह से निकला। अभिराज की आवाज़ एक ऐसी फुफकार थी जिसने पूरे कमरे की हवा को जमा दिया था। तो मैं यह डील यहीं फाड़ दूंगा और तुम्हें इस 65वीं मंजिल की कांच की खिड़की से सीधा नीचे फेंक दूंगा और कोई पुलिस, कोई कानून अभिराज सिंघानिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझ में आया? विक्रांत का चेहरा नीला पड़ने लगा था। उसने हवा के लिए हाँफते हुए तेजी से सिर हिलाया। अभिराज ने उसे एक झटके से ज़मीन पर फेंक दिया। विक्रांत खांसते हुए अपने गले को सहलाने लगा। अभिराज ने अपनी शर्ट के कफलिंग्स को ठीक किया और अपनी जगह पर वापस आकर खड़ा हो गया। नैना, जो इस पूरे नज़ारे को बड़ी शांति से देख रही थी, उसने एक पेन विक्रांत की तरफ उछाला। इसे लूट नहीं कहते मिस्टर मेहरा। नैना ने अपनी उसी जहरीली स्माइल के साथ कहा, इसे भीख कहते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी ही कंपनी में 20% का भिखारी बनाकर छोड़ रहे हैं ताकि तुम कम से कम सड़क पर ना आओ। अब चुपचाप इस पेपर पर साइन करो, वरना मेरे पति का ऑफर अभी भी खुला है 65वीं मंजिल से नीचे जाने का। विक्रांत के पास कोई चारा नहीं था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने वो पेन उठाया और रोते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत, उसका वो सारा गुरूर आज एक लड़की के पैरों में धूल चाट रहा था। गुड। नैना ने वो पेपर अपनी तरफ खींच लिया। अब आप मेरे ऑफिस से जा सकते हैं और हाँ, बाहर जाकर रिसेप्शनिस्ट से अपने लिए एक कैब बुक करवा लेना, क्योंकि आपकी वो नई फरारी अब एएस कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। विक्रांत ने खून के घूंट पीकर नैना और अभिराज को देखा और फिर सिर झुकाए किसी हारे हुए कुत्ते की तरह कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही नैना ने वो फाइल बंद की। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट स्माइल थी। उसने अपना काम कर दिया था, लेकिन तभी नैना को एहसास हुआ कि कमरे में हवा का भारीपन अभी कम नहीं हुआ है। उसने पलकें उठाकर साइड में देखा। अभिराज अभी भी खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी। वो नैना को इस तरह देख रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई ऐसा चमत्कार देख लिया हो जिसने उसके होश उड़ा दिए हो। उसकी डार्क खुखार आंखों में कोई बिजनेस नहीं था, बल्कि एक ऐसा बेकाबू और जुनूनी पागलपन था जो पूरी तरह से अपनी हदें पार करने के लिए तैयार था। अभिराज ने एक ही झटके में अपनी टाई को खींचा और उसे उतार कर फर्श पर फेंक दिया। नैना की धड़कन तेज हो गई। अभिराज, क्या हुआ? अभिराज बिना कुछ कहे डेस्क के पास आया। उसने नैना की कुर्सी के दोनों आर्म रिस्ट को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और अपना चेहरा नैना के चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। उसकी आंखों में वो नशा था जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
तुमने आज इस कमरे में जो किया है। अभिराज की आवाज़ एक भारी, गहरी और नशीली फुसफुसाहट थी। जिस तरह से तुमने उस इंसान की धज्जियां उड़ाई, बिना अपनी जगह से उठे, बिना अपनी आवाज़ ऊंची किए। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे दिमाग का क्या हाल कर दिया है नैना। नैना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी कुर्सी के पीछे टिकने की कोशिश की, लेकिन अभिराज ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ पावर देखी है। अभिराज का चेहरा अब नैना की गर्दन के पास था। उसकी गर्म सांसें नैना की कॉलर बोन पर पड़ रही थी। लेकिन आज तुम्हारे अंदर मैंने वो पावर देखी है जो मुझे पूरी तरह से पागल कर रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहीं, इसी बोर्डरूम की टेबल पर। अभिराज ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसके होठों ने नैना की गर्दन पर वो खूंखार और पजेसिव निशान बनाना शुरू कर दिया जो उसके अधूरे शब्दों को पूरा कर रहा था। नैना ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर भी वही आग धधक रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने हाथ अभिराज के चौड़े कंधों पर रखे और अपनी उंगलियों को उसकी सफ़ेद शर्ट में फंसाते हुए उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा था ना, नैना ने अभिराज के कान के पास बहुत ही नशीले और चुनौती भरे अंदाज में फुसफुसाया। यह सब रात के लिए बचा कर रखिए। अभी आधा दिन बाकी है और हमें बाहर जाकर दुनिया को यह बताना है कि आज से मेरा ग्रुप हमारा है। अभिराज ने एक हल्की सी खूंखार गुर्राहट की और अपना चेहरा वापस नैना के सामने लाया। रात बहुत लंबी होने वाली है मिसेज सिंघानिया। अभिराज ने नैना के होठों को एक भारी और गहरे किस में कैद करने से पहले कहा, और आज रात तुम्हारे किसी भी हुक्म की कोई सुनवाई नहीं होगी। उस कांच के बोर्डरूम के अंदर दुनिया के सारे बिजनेस, सारी डील्स और सारे नियम उस बेकाबू जुनून के आगे दम तोड़ चुके थे जो उन दोनों के बीच एक तूफान की तरह भड़क चुका था। उस शाम जब अभिराज और नैना एएस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग से बाहर निकले तो हवा में एक अलग ही सुगबुगाहट थी। शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून विक्रांत मेहरा को घुटनों पर लाकर नैना ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ अभिराज सिंघानिया की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कार के पेंट हाउस तक पहुंचने के सफ़र में एक भारी जानलेवा खामोशी थी। यह खामोशी किसी डर की नहीं थी, बल्कि उस तूफान के आने से पहले की शांति थी जिसका वादा नैना ने ऑफिस के उस कांच वाले केबिन में किया था। कार पार्किंग में रुकी। अभिराज ने बिना कोई शब्द कहे कार का दरवाज़ा खोला। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई बिजनेस, कोई डील नहीं थी, सिर्फ एक बेतहाशा आग थी। प्राइवेट एलिवेटर ने पेंट हाउस के फ्लोर तक का सफ़र सिर्फ कुछ सेकेंड का था, लेकिन उन दोनों के लिए यह एक सदी जैसा लंबा लग रहा था। एलिवेटर के दरवाजे खुलते ही अभिराज ने नैना को अपनी बाहों में उठा लिया। नैना के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ अभिराज के गले में डाल दिए और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। पेंट हाउस में अंधेरा था। सिर्फ शहर की रोशनियाँ कांच की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अभिराज ने शैडो को एक इशारे से उसके कमरे में जाने का हुक्म दिया और बेडरूम का दरवाज़ा अपने पैर से ज़ोर से बंद कर दिया। अब कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। अभिराज ने नैना को उस विशाल किंग साइज बेड पर लिटाते हुए भारी नशीली आवाज़ में कहा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने एम्ब्रॉयड ग्रीन ब्लेजर को खुद ही कंधों से नीचे खिसका दिया। अभिराज का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी कोट और टाई को एक झटके में फर्श पर फेंका और नैना के ऊपर झुक गया। उसके होठों ने नैना के होठों को एक ऐसे खुखार और गहरे चुंबन में कैद कर लिया जिसमें प्यार से ज़्यादा एक दूसरे को पूरी तरह से पा लेने की भूख थी। तुम मेरी हो। अभिराज ने नैना की सिल्क शर्ट के बटन बेताबी से खोलते हुए फुसफुसाया। तुम्हारा यह गुरूर
तुम्हारा यह एटीट्यूड, यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं किसी की नहीं हूँ। नैना ने अपनी उंगलियां अभिराज के बालों में फंसाते हुए उसी और करीब खींचा। लेकिन आज रात मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उस रात उस बेडरूम में कोई शराफत नहीं बची थी। वो दो जिद्दी, पावरफुल और खुखार लोग एक दूसरे के गुरूर को तोड़ रहे थे और साथ ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से हार भी रहे थे। अभिराज के हर स्पर्श में वो अधिकार था जो नैना को पागल कर रहा था, और नैना की हर बेबाकी अभिराज के अंदर के उस शैतान को शांत कर रही थी जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। वो रात उनके उस डार्क रोमांस की सबसे खूबसूरत और गहरी रात थी, जहां उन दोनों ने एक दूसरे की रूह पर अपने नाम की मुहर लगा दी थी। अगली सुबह सुबह की हल्की धूप बेडरूम में फैली हुई थी। नैना की आंखें खुली। उसे अपने शरीर में एक मीठा सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने मुड़ कर देखा। अभिराज अभी भी सो रहा था। उसका वो तीखा, खतरनाक चेहरा नींद में बेहद शांत और मासूम लग रहा था। नैना ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर गिरे बालों को हटाया। उसने अभिराज की एक सफ़ेद ओवर साइज शर्ट उठाई, उसे पहना और नंगे पैर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी। पेंट हाउस पूरी तरह से शांत था। नैना ने एस्प्रेसो मशीन ऑन की ही थी कि तभी मेन डोर की घंटी लगातार और बेहद बदतमीजी से बजने लगी। कोई लगातार डोर बेल का बटन दबा रहा था, जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। शैडो अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से कुर्राने लगा। नैना की भौहें तन गई। इस वक्त कौन आ सकता है? नैना ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने कामनी सिंघानिया खड़ी थी, आर्यन की माँ और अभिराज की सौतेली माँ। उनके बाल बिखरे हुए थे। उनकी महंगी डिजाइनर साड़ी सिलवटों से भरी थी और उनकी आंखों में इतनी नफरत थी कि वो नैना को जिंदा जला दे। उनके पीछे दो गार्ड्स खड़े थे जिन्हें कामनी ने शायद नीचे से डरा धमका कर अपने साथ ले लिया था। अभिराज कहाँ है? कामनी बिना नैना की तरफ देखे चीखते हुए पेंट हाउस के अंदर घुस आई। अभिराज, बाहर निकलो तुम। मुझे पता है तुम यहीं छिपे बैठे हो। नैना ने शांति से दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर कोई डर या पैनिक नहीं था, बल्कि वही कातिलाना और ठंडी स्माइल आ गई जो वो अपने दुश्मनों के लिए रखती थी। आवाज़ नीचे। मिसेज सिंघानिया। नैना की साफ और तेज आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंजी। यह मेरा घर है, कोई सड़क नहीं जहां आप चिल्लाकर तमाशा करें। कामनी झटके से पलटी। उन्होंने नैना को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। नैना ने अभिराज की बड़ी सी शर्ट पहनी हुई थी और उसके होठों के पास कल रात का एक हल्का सा निशान साफ दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे स्टोन में बात करने की? तुम 2 टके की लड़की। कामनी गुस्से से पागल हो रही थी। तुम्हारे इस घटिया और नीच पति ने मेरे बेटे आर्यन को जेल भेज दिया है। पुलिस ने कल रात उसे और उसके दोस्त कबीर को पुरानी मिल से अरेस्ट किया है। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगा है। आर्यन अस्पताल में है, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई है। यह सब तुम दोनों ने किया है। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। अभिराज सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहने बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अपनी नींद टूटने और अपने घर में कामनी को चिल्लाते हुए देखकर उसका खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? अभिराज दहाड़ा। उसकी आवाज़ से हॉल की कांच की खिड़कियां तक कांप गई। शैडो जोर से भौंकने लगा। कामनी अभिराज की तरफ दौड़ी। तुमने अपने ही खून को जेल भेज दिया अभिराज, सिर्फ इस लड़की के लिए? तुम हमेशा से मेरे आर्यन से जलते थे। तुम चाहते थे कि वो बर्बाद हो जाए ताकि तुम सिंघानिया खानदान की पूरी दौलत अकेले हड़प सको। तुमने आर्यन को फंसाया है। अभिराज का जबड़ा भींच गया। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि नैना ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नैना बिना किसी हड़बड़ाहट के बेहद शाही अंदाज में चलते हुए कामिनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई।
अभिराज आर्यन से जलेगा? नैना जोर से हंसी। उसकी हंसी में इतना गुरूर और तंज था कि कामिनी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। मिसेज सिंघानिया, जिस इंसान का अंपायर इतना बड़ा हो कि आपके आर्यन जैसे 100 लोग उसकी कंपनी में चपरासी लगने के लायक ना हो, वो आर्यन से जलेगा? आर्यन ने मेरे पिता को किडनैप किया था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। अगर अभिराज उस रात मिल में नहीं आते तो आज आपका बेटा जेल में नहीं बल्कि किसी शमशान में होता। और यकीन मानिए, अभिराज को आर्यन की हड्डियों को राख बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तुम चुड़ैल! कामिनी ने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत से नैना के गाल पर तमाचा मारने की कोशिश की, लेकिन तमाचा नैना के गाल तक पहुंचता उससे पहले ही नैना ने हवा में कामिनी की कलाई को इतनी जोर से पकड़ लिया कि कामिनी के मुंह से दर्द की चीख निकल गई। नैना ने कामिनी की आंखों में आंखें डाली। अब नैना के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, बल्कि एक खुखार शैतान था। इस हाथ को अपनी हद में रखिए कामिनी जी, नैना ने उनकी कलाई को मरोड़ते हुए फुसफुसाया। अगर यह हाथ आपने अपने बेटे आर्यन पर उठाया होता, उसे तमीज़ सिखाई होती, तो आज वो क्रिमिनल नहीं होता। आपने उसे इस गलतफहमी में पाल पोस कर बड़ा किया कि वो अभिराज के बराबर है। लेकिन आज सच सुन लीजिए, आर्यन सिर्फ एक बिगड़ा हुआ जाहिल इंसान है और आप एक फेल हो चुकी माँ। छोड़ो मुझे। कामिनी छटपटाने लगी। नैना ने एक झटके से उनका हाथ छोड़ दिया। अभिराज ने आर्यन के साथ जो किया वो उसका हक था। आर्यन ने मेरे परिवार को हाथ लगाया था। और रही बात केस वापस लेने की, तो भूल जाइए। मैं खुद अदालत में खड़ी होकर सुनिश्चित करूंगी कि आपका बेटा अपनी पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे सड़े। अब आप मेरे घर से बाहर जा सकती हैं, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको धक्के मरवा कर बाहर फेंकवाऊं। कामिनी का गुरूर पूरी तरह से टूट चुका था। वो अभिराज को डराने आई थी, लेकिन इस लड़की ने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। वो बेबसी और नफरत से दोनों को घूरती हुई पैर पटक कर वहाँ से चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। लिविंग रूम में फिर से खामोशी छा गई। नैना ने एक गहरी सांस ली। वो मुड़ी और उसने अभिराज की तरफ देखा। अभिराज वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा था। उसकी वो खुखार डार्क आंखें अब एक अजीब सी नमी और हैरानी से भरी हुई थी। वो नैना को वैसे देख रहा था जैसे उसने कोई ऐसा फरिश्ता देख लिया हो जो सीधे उसके लिए ही आसमान से उतरा हो। बचपन से लेकर आज तक अभिराज ने सिर्फ कामिनी की नफरत और आर्यन की साजिशें झेली थी। जब उसके पिता ने दूसरी शादी की थी तो 10 साल के अभिराज को सिर्फ हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल की 4 दीवारी मिली थी। उसने अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हुए बिताई थी। उसने प्यार कभी मांगा ही नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस लायक ही नहीं है। आज तक किसी ने भी कामिनी की आंखों में आंखें डालकर उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। किसी ने उसे अपना परिवार नहीं माना था। किसी ने नहीं कहा था कि अभिराज सही है। लेकिन आज इस लड़की ने बिना एक सेकेंड सोचे पूरी दुनिया और उसकी सौतेली माँ के खिलाफ ढाल बनकर उसे बचा लिया था। अभिराज की आंखों का वो सख्त खोल आज पूरी तरह से दरक गया था। नैना ने अभिराज के चेहरे का वो दर्द, वो अकेलापन और वो बचपन की तड़प पढ़ ली। वो खुखार बॉस लेडी का मुखौटा उतारकर धीरे धीरे चलते हुए अभिराज के पास गई। उसने अपने दोनों हाथ अभिराज के उस सख्त चेहरे पर रखे। क्या हुआ? नैना ने बेहद नरम, मीठी और प्यार भरी आवाज़ में पूछा। अभिराज ने बिना कुछ कहे नैना को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसने अपना चेहरा नैना के कंधे पर रख दिया। पहली बार शहर का सबसे खुखार और पत्थर दिल इंसान किसी के गले लगकर अंदर से कांप रहा था। मुझे कभी किसी ने डिफेंड नहीं किया नैना। अभिराज की आवाज़ भराई हुई थी। उसमें एक छोटे बच्चे जैसी बेबसी थी। मैंने हमेशा सोचा था
कि पावर और पैसा ही सब कुछ है। मुझे लगा था कि अगर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा तो कोई मुझे दर्द नहीं दे पाएगा, लेकिन आज तुमने जो मेरे लिए किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी पूरी जिंदगी की दौलत मिल गई हो। नैना के दिल में एक अजीब सी हुक उठी। उसे एहसास हुआ कि अभिराज का वो गुस्सा, वो गुरूर और वो पजेशन असल में उसके अंदर के उस अकेलेपन की दीवार थी जो उसने दुनिया से बचने के लिए बनाई थी। वो इंसान बहुत बुरा, बहुत खूंखार हो सकता था, लेकिन अंदर से वो सिर्फ प्यार का भूखा था। नैना ने अभिराज के बालों में प्यार से हाथ फेरा और उसे खुद से थोड़ा अलग किया। उसने अभिराज की आंखों में देखा। उन आंखों में अब नैना के लिए जो दीवानगी थी, उसकी कोई हद नहीं थी। अभिराज, नैना ने बहुत ही शांति और प्यार से कहा, आपने मुझे एक टूटा हुआ एम्पायर वापस दिया। आपने मेरे पिता की जान बचाई, लेकिन आपने मुझे कभी वो नहीं दिया जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। अभिराज थोड़ा घबरा गया। क्या? तुम्हें क्या चाहिए नैना? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे कदमों में ला दूंगा, मेरी जान भी। मुझे जान नहीं चाहिए इडियट। नैना मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नैना ने अभिराज का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। अभिराज की आंखें हैरानी से फैल गई। नैना, ये तुम क्या कर रही हो? उठो, चुपचाप खड़े रहिए मिस्टर सिंघानिया, मैं बोल रही हूँ ना। नैना ने अपने उसी पुरानी हल्की सी डांट के साथ कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बेइंतहा प्यार था। नैना ने अभिराज का बड़ा सा मजबूत हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और ऊपर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार करूँगी जो मुझसे भी ज़्यादा जिद्दी, गुस्से वाला और पागल होगा। हमारी शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी। आपने मुझसे बिजनेस डील की थी, लेकिन आज मैं आपसे एक ज़िंदगी की डील करना चाहती हूँ। अभिराज सिंघानिया, क्या आप इस मुंहफट, बेबाक और आपके हर हुक्म को काटने वाली लड़की को हमेशा के लिए अपनी पत्नी, अपना परिवार और अपनी दुनिया बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मुझे अपना वो अकेलापन हमेशा के लिए सौंपने के लिए तैयार हैं? अभिराज के आंसू अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। उस इंसान ने, जिसने कभी दुनिया के सामने अपनी आंखें नहीं झुकाई थी, वो आज इस लड़की के प्यार के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। अभिराज झटके से अपने घुटनों पर बैठ गया, नैना के बिल्कुल सामने। उसने नैना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसका माथा चूम लिया। मुझे दुनिया का कोई एम्पायर नहीं चाहिए नैना, अभिराज ने रोते हुए लेकिन एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। तू मेरी सल्तनत हो, तू मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ मेरी हो। नैना ने हंसते हुए अपने आंसू पोंछे और अभिराज के होठों पर एक बहुत ही गहरा, प्यार भरा किस किया। इस किस में कोई गुस्सा नहीं था, कोई खुखार जुनून नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जिसकी तलाश उन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी से थी। पेंट हाउस की उस शांत सुबह में एक बहुत ही डार्क और ख़तरनाक कहानी ने अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल पा ली थी। नैना ने अभिराज के उस टूटे हुए बचपन को अपने प्यार से जोड़ लिया था और अभिराज ने नैना को वो गुरूर दे दिया था जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। अब वो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, वो एक ऐसा पावर कपल बन चुके थे जिनकी मोहब्बत और पागलपन की मिसाल पूरा शहर सालों तक देने वाला था। आर्यन और कामिनी अब उनके अतीत का एक भूला हुआ पन्ना थे, क्योंकि नैना और अभिराज की असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।